गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार है। इसके अलावा हम लोग वल्नरेबल फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। फर्स्ट न्यूज़ है, वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना शुरू की है और इसका समय निर्धारित किया गया है 31 जनवरी 2024 तक। अब हमें देखना है कि GST का प्रारंभ कब से किया गया था, GST जो है ये कब से लागू किया गया है, क्योंकि एग्जाम में आपके वन फैक्ट्स में पूछ लेता तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 से GST को लागू किया गया है और इसके तहत कौन कौन सा है 5, 12, 18 एंड 28% जो है ये निर्धारित किया गया है। 5%, 12%, 18% एंड 28% जो है ये कर का दायरा जो है निर्धारित किया गया है। हालांकि काफ़ी क्लोज हो गया। चलिए मैं इसको थोड़ा इसे मैं डिस्टेंस में लिख देती हूँ। 5%, 12%, 18% एंड 28%। ओके, अभी हाल में ही क्या किया गया था, जो आपका जो इंटरनेट जो गेमिंग वगैरह होती है इसको क्या कर दिया गया, 28% इस पे GST लगाया गया। न्यूज़ में भी था आपका 28% GST कर दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, देख लेते हैं क्या है। भूटान नरेश, नाम ध्यान रखना है, क्या है, जिमगे खेसर नामग्याल वांगचुक। वांगचुक आप लोगों को 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे, वहां से आपको ये वांगचुक, फुंगसुक, बागड़ू ये सब ध्यान रहेगा। ठीक है, नाउ तो केवल वांगचुक पे ध्यान रखेंगे तो होप सो काम आपका निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्या नाम है उनका, खेसर नामग्याल वांगचुक, जो कि आधिकारिक यात्रा पर ये भारत पहुंचे और इनका जो भारत आए हैं टोटल इनकी 8 दिवसीय यानी 8 डेज ये कहाँ रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, भारत में रहेंगे। तो भारत यात्रा के दौरान सबसे पहले ये कहाँ आकर के पहुंचे हैं, भूटान से निकले हैं तो ये कहाँ आकर के पहुंचे हैं, आपके असम आए हुए हैं। असम से पहली यात्रा इनकी असम की रही। असम की अगर बात की जाए कि वहाँ के CM कौन है तो हेमंत बिस्वा है ना, हेमंत बिस्वा वहाँ के CM है, जिन्होंने इनका उस असम के जो एयरपोर्ट है गुवाहाटी एयरपोर्ट पे इनका स्वागत किया। ओके, और ये जहाँ पे देख रहे हैं 8 दिवसीय इनकी आधिकारिक यात्रा पर कहाँ पहुंचे हैं, ये गुवाहाटी पहुंचे हैं। ओके, तो वहाँ के CM हेमंत बिस्वा ने, हेमंत बिस्वा क्या नाम है, असम के CM का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा असम। CM कौन है, हेमंत बिस्वा। ओके, हेमंत बिस्वा, तो इन्होंने इनका स्वागत किया है। नाउ अब उन्होंने और क्या किया, विश्व धरोहर स्थल है असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि यूनेस्को के द्वारा 1985 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1985 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यह आपके एक सींग वाले गेंडा के लिए चर्चित है। एक सींग वाले यह गेंडा के लिए काफी चर्चित है, ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। हालांकि अभी 8 दिन रहेंगे, क्या क्या किस किस प्रोजेक्ट पे बात होती है, इनके बीच में क्या समझौता किया जाता है, वो जो भी आगे न्यूज में आएगा उसके साथ आपको ये अपडेट में करवा दूंगी। इसके साथ हम लोग आगे अपडेट होंगे। देखते हैं इन 8 दिनों में क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज है, समी वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्या बन गए हैं, गेंदबाज बन गए हैं। किसमें है, वर्ल्ड कप के इतिहास में। नाउ इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। भारत बनाम श्रीलंका, ओके, 2023 विश्व कप वर्ल्ड कप चल रहा है। इस मैच के दौरान जो मोहम्मद शमी है उन्होंने कहा पर मुंबई के वानखड़े स्टेडियम, ये वही स्टेडियम है जहां पे अभी जस्ट 2 या 3 दिन पहले क्या किया गया है, सचिन तेंदुलकर ने अपनी प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर, इसी मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में, जहां एक दिवसीय यानी वनडे क्या किया गया, वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के सबसे अधिक विकेट लेने वाले क्या बन गए, गेंदबाज बन गए हैं। अगर देखा जाए तो श्रीलंका के खिलाफ अपने 5 विकेट के बाद एक दिवसीय विश्व कप में 45 विकेट लेकर इन्होंने जहीर खान और जवागल श्रीनाथ से आगे निकल गए हैं। क्योंकि अगर इनकी बात की जाए विकेट लेने की तो ये कितना लिए थे, 44 इन दोनों का, जहीर खान का भी है और आपका जवागल श्रीनाथ, इन दोनों का 44 विकेट का रिकॉर्ड रहा है और इनका कितना हो गया है, 45 विकेट। क्लियर। नाउ समी एक दिवसीय विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की जो सूची है उस शीर्ष 10 सूची में ये शामिल हो गए, यानी टॉप 10 में ये शामिल हो गए, जिसमें इन्होंने क्या किया है, गलन, ओके, किसका, ग्लेन मैकग्रेथ के 71 विकेट सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कौन है, अगर टॉप 10 की पूरी लिस्ट देखी जाए तो सबसे ऊपर किसका है, ग्लेन मैकग्रेथ का 71 विकेट है, सबसे ऊपर है। इनका कितना है, 45 विकेट है। नाउ इसके अलावा समी ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी विश्व कप 5 विकेट लेने की उपलब्धि भी इन्होंने हासिल की है। कितना, 5 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की और किसके खिलाफ किया गया है, श्रीलंका के खिलाफ किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। फिलीपींस ने चीन की जो
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो बोल सकते हैं इससे बाहर निकलने की घोषणा की है, किसने? फिलीपींस ने कर दी है। चीन की कौन सी, ये चीन का प्रोजेक्ट कौन सा है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके ऊपर हालांकि एक आपकी, चूंकि अगर आप देखेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसकी एक स्पेशली क्लास में किसी दिन आप लोगों का या तो लाइव लूँ या वीडियो आप लोगों को अपलोड मिलेगी, लेकिन एक क्लास में जरूर लूँगी चीन की कौन सी पॉलिसी है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी पर। ओके, जो इसकी नीतियां है या ये जो एक प्रोजेक्ट है इसका, इसके ऊपर एक क्लास जरूर होगी, इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि अभी इसके ऊपर जो चल रहा है मुद्दा, थोड़ा सा और डिटेल न्यूज आ जाए उसके बाद मैं इसकी क्लास लूंगी एक। ओके, नाउ हम लोग केवल यहाँ पे इतना ही देखते हैं, क्योंकि ये पूछ सकता है कि कौन से देश ने निकलने की घोषणा की, तो फिलीपींस। अब बात आती है फिलीपींस को लेकर के, थोड़ा देख लेते हैं। तो वहाँ के कौन है? अगर बात की जाए फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? बोंगबोंग मार्क। बोंगबोंग मार्क वहाँ के राष्ट्रपति हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ये एक प्रोजेक्ट है, यह एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है। यानी क्या है? बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक आपका प्रोजेक्ट है ये, इसको ध्यान रखिएगा योजना है। इससे क्या होगा? चीन को तो फायदा होगा ही, प्लस जिस मार्ग से रोड को निश्चित किया गया है वहाँ पे भी व्यापार की सुविधा होगी इसके लिए, क्योंकि अन्य देशों के साथ क्या होगा? इसका व्यापार जो है काफी आसान हो जाएगा, इसलिए इस रोड को जो है डेवलप किया गया है। हालांकि वर्तमान में भारत और चीन के संबंध सही नहीं है, तो इसके लिए भारत भी इसमें शामिल होने कोई इंटरेस्टेड नहीं है। नाउ सीबीएसई यूएई में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। इससे पहले ध्यान रखिएगा, चलिए मैं उसको अभी लिख देती हूँ, लिख देना ज्यादा उचित रहेगा। सीबीएसई जो है फर्स्ट टाइम ये अपना कोई अगर क्षेत्रीय अपना एक परिसर खोल रहा है तो कौन सा है? यह आपका सीबीएसई हो जाएगा, जिसने अपना नया प्रशासनिक कार्यालय, ओके, दुबई, कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात। चलिए यहां देख लेते हैं हम लोग, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित होने जा रहा है, ठीक है, अपना प्रशासनिक कार्यालय इसी दुबई में यानी यूएई में फर्स्ट टाइम, फर्स्ट तो नहीं सेकंड टाइम, यानी सेकंड आईआईटी कौन सा है? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली इसने भी क्या किया है? यूएई के अबू धाबी में इसने भी अपना क्या किया है? एक परिसर खोला है। ओके, ये दूसरा आईआईटी है। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने कहां पर? तो तंजानिया की जिंजीबार में, ये सेकंड है। और इससे पहले आईआईटी मद्रास इसने कहां किया है? तंजानिया के जिंजीबार, तंजानिया के जंजीबार में इसने अपना क्या खोल दिया है? अपना परिसर खोला है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई आईआईटी देश के बाहर अपना परिसर खोल रहा है। तो ये आईआईटी मद्रास पहला है, आईआईटी दिल्ली दूसरा है। और अब इसी यूएई में एक्चुअली क्या हुआ है, अभी शिक्षा को लेकर के अभी आप देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान, ओके, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, और यूएई के जो शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर अफ्ताब, है ना, ये आए हुए थे। अभी इनके बीच में क्या हुआ? एक सहयोग समझौता भी किया गया शिक्षा को लेकर के, किस प्रकार से शिक्षा में सहयोग दिया जाए। तो उसी के तहत एक ये खोला गया कि सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ? दुबई में खोला जा रहा है। इसको थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़िएगा, जब आप करंट पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ये आखिर ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट जाकर के खोल दिए, नहीं, अभी रिसेंटली इन दोनों के बीच में क्या एक समझौता हुआ है। किसके किसके बीच में? हमारे इंडिया और यूएई के बीच में। उद्देश्य क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करना है ना, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है? सहयोग करना है। उनका उद्देश्य है शिक्षा हो, चाहे वो अगर आप देखेंगे तो शिक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, इसमें और गतिशीलता देना, छात्रों में, शिक्षकों के बीच में गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों देशों के बीच में समझौता किया गया। और उसी समझौता का एक परिणाम ये सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय भी है, प्लस आईआईटी दिल्ली भी है। हालांकि ये इस समझौते से पहले ये डिसीजन लिया जा चुका था, ओके, आईआईटी दिल्ली वाला। ये आपका नेक्स्ट ईयर 2024 से ये स्टार्ट होगा। नाउ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड यानी सीबीएसई के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, इसका गठन कब किया गया था। यह भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूल के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का क्या है? शिक्षा बोर्ड है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री धर्मेंद्र प्रधान, ओके। इसका गठन कब किया गया था? 2 जुलाई 1929 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्लियर? हमेशा मैंने कहा करंट को कोरिलेट करके पढ़ना है। जैसे श्रीलंका आ गया तो श्रीलंका के साथ न्यूज में क्या क्या चर्चा में रहा है उसको ध्यान देना है। हालांकि वो अभी आएगा, मैं आगे आपको भी बताऊंगी उसके बारे में डिटेल भी, ठीक है। उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए, किसके लिए? उम्मीदवारों के लिए और चुनाव के प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग के द्वारा इन हाउस सॉफ्टवेयर एक है इनकोर, इन हाउस सॉफ्टवेयर है इनकोर विकसित किया गया। आखिर ये इनकोर है क्या? हाँ, आप देख रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग। चलिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग आ गया है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इनकोर क्या है। इनकोर का फुल फॉर्म देख लेते हैं, आखिर होता क्या है इनकोर। इनकोर को हम लोग लिखते कैसे हैं? इन
इनकोर। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इनकोर का मतलब होता है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। क्लियर? ये है इसका फुल फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है चुनाव आयोग को लेकर के, है ना, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। यहां से संबंधित 2-3 चीजें हैं जिसको ध्यान रखिए। चुनाव आयोग स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी। 25 जनवरी को इसलिए क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ओके, मतदाता दिवस। अगर बात की जाए चुनाव आयोग के आयुक्त कौन है वर्तमान में, कौन है? राजीव कुमार। एंड अगर यहाँ पर एक और पूछा जाए कि चुनाव आयोग का एम्बेसडर या इसे आइकॉन किसे बनाया गया है इस साल, किसको बनाया गया है इस साल? राजकुमार राव। अभिनेता कौन है? राजकुमार राव को चुनाव आइकॉन बनाया गया है। राजकुमार राव ये अभिनेता हैं, इन्हें बनाया गया है। ओके, इन कुछ जो इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग ध्यान रखना है। अभी क्या है, अभी रिसेंटली यानी 7 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, आज 6 है, कल से स्टार्ट होने वाला है 38 नवंबर तक भारत के 5 राज्यों में चुनाव करवाया जाएगा। ओके, 5 राज्य में कौन कौन सा है? एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, मिजोरम हो गया एंड तेलंगाना। ये 5 राज्यों को ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा है? एमपी, राजस्थान, मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, एंड छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, मिजोरम हो गया एंड आपका तेलंगाना। ये ऐसे 5 तेलंगाना ये 5 राज्यों में क्या है, कब से चुनाव स्टार्ट हो रहे हैं? 7 नवंबर से स्टार्ट होकर कब तक चलेगा ये? 38 नवंबर तक। ओके, एंड कितने चरणों में हो रहा है? तो छत्तीसगढ़ में यह चुनाव 2 चरणों में हो रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ स्टेट में एक एक चरण में होंगे। यहाँ पर केवल 2 चरण है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इन सभी राज्यों का जो अगर विधानसभा की सीट देखी जाए तो सबसे अधिक विधानसभा की सीट कहाँ की है? तो एमपी की है। सबसे अधिक विधानसभा की सीट इसमें कहाँ की है? एमपी की है, ध्यान रखना। उसके बाद राजस्थान वगैरह का आएगा, लेकिन यहाँ के राज्यपाल वगैरह कौन है, इस सब चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने क्लास में नहीं करवाया है, अभी भी मैं एक बार रिकॉल आप लोग का करवा दी हूँ। नाउ ये हो गए आपके चुनाव आयोग से संबंधित कुछ पॉइंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत के सबसे बड़े दानवीर का खिताब 2023 का किसको दिया गया है? यानी भारत का सबसे बड़ा दानवीर का खिताब किसको दिया गया है? देख लेते हैं किसके द्वारा दिया जाता है। या HCL टेक के संस्थापक कौन है? शिव नादर। ओके, HCL टेक के संस्थापक हैं शिव नादर। इन्हें किसके द्वारा यह दिया गया है? भारत का जो दानवीर किसके द्वारा? तो यह है आपका एडल गिव हुरिन इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, एडल गिव हुरिन इंडिया का के द्वारा ये पुरस्कार सूची जो है 2023 में शीर्ष स्थान शिव नाडर, जो कि आपके HCL के संस्थापक हैं। सेकंड पोजीशन पे कौन है? अजीम प्रेम जी। किसके हैं? विप्रो के हैं, अजीम प्रेम जी। ओके, सेकंड पोजीशन पर हैं। कितना है? अजीम प्रेम जी ये दूसरे स्थान पर हैं, अजीम प्रेम जी। ठीक है, ये विप्रो के हैं। विप्रो के कितना करोड़ का इन्होंने दान दिया है? 1774 करोड़, यानी 1774 करोड़ का दान दिया है। अगर बात की जाए शिव नाडर की तो उनका है 5.6 करोड़ रुपए के दैनिक यानी पर डे दान के साथ इन्होंने कितना है? टोटल 2042 करोड़ रुपए का इन्होंने दान किया है इन 1 ईयर। नाउ सूची में तीसरा स्थान किसका है? तो जो भारत के सबसे अमीर कौन है? मुकेश अंबानी। इनसे बड़ा तो भारत में भी कोई है नहीं, है ना। सबसे बड़े अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी। इन्हें सबसे ज्यादा दान देना चाहिए, लेकिन इनकी रैंकिंग कितनी है? 3rd है। इन्होंने केवल 376 करोड़ रुपए का दान दिया है। जिस तरह से मैंने कहा केवल, अगर मुकेश अंबानी मेरी इस क्लास को अगर देख लें तो क्या लगेगा कि मेरे बारे में ऐसा बोला जा रहा है, केवल मैंने 376 करोड़ का दिया है। अगर इनके कंपेरेटिवली देखा जाए तो कहाँ ये 2000 में है, ये 1000 में है, और ये 100 की डिजिट इनकी आ गई है। और चूंकि ये हैं क्या? भारत के सबसे अमीर आदमी है, तो ध्यान रखिएगा। लेखिका हमारी कौन है? रोहिणी नीलेकणी सबसे दानवीर महिला है। कौन है? रोहिणी नीलेकणी। सबसे कम एज का अगर बोला जाए तो कौन है? जरोधा के संस्थापक निखिल कामत। ये नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, देख लेते हैं क्या है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO आयरन डोम रक्षा प्रणाली का भारतीय संस्करण जो है वे विकसित कर रहा है। ओके, देख लेते हैं क्या है। इजराइल हमास युद्ध में क्या किया गया है? आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली ने बहुत ध्यान खींचा है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी क्या है, डीआरडीओ ने किसके तहत, तो प्रोजेक्ट कुश के तहत लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए यह काम कर रहा है। और इस लंबी दूरी पर क्या होगा, क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो स्टिल्थ फाइटर जेट हो या ड्रोन सहित दुश्मन के प्रोजेक्टाइल और कवच का पता लगाने और नष्ट करने में यह सक्षम होगी। ये इसकी स्पेशलाइजेशन हो गई, इसकी विशेषता हो गई। इस स्वदेशी प्रणाली में लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण, रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलें भी शामिल होंगी। यह कितने से कितने मीटर, यह टोटल इसका ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी स्पेशलाइजेशन है जो कि 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य का पता लगा सकती है और उसे वो नष्ट कर सकती है। प्रोजेक्ट कुश को 5 स्क्वाड्रन के लिए, स्क्वाड्रन है ये, ओके, कितना करोड़ का बजट है ये, 21,700 करोड़ के परिव्यय के साथ इसको मंजूरी दी गई है। इसे कब तक तैनात किया जाएगा, 2028-29 तक इसे तैनात करने की योजना, यानी 5 सालों में कर दिया जाएगा। यह इजराइल की आयरन डोम प्रणाली और अमेरिका की पैट्रियट प्रणाली से अधिक प्रभावी होगी, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब बात आती है डीआरडीओ, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1958 में। और इसका अगर बोला जाए चेयरमैन कौन है, तो कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत, ओके, ये इसके चेयरमैन हैं। कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन जो हो गया और शिक्षा मंत्रालय ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। देख लेते हैं क्या है यह। देश भर में कक्षाओं में यानी जो क्लासेस में क्या किया गया है, चुनावी साक्षरता, ओके, इसको लाने के लिए भारत के चुनाव आयोग जो है और शिक्षा मंत्रालय के बीच में एक समझौता किया गया है। क्या समझौता है कि मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को अब 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के जो लेसन है उसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा चुनावी साक्षरता पर जो सामग्री है जो एनसीईआरटी प्रोवाइड करवाती है उसके द्वारा शामिल की जाएगी। एंड 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड जो प्रदान करने के लिए ईसीआई द्वारा क्या किया गया है, एक मजबूत तंत्र जो है विकसित किया जाएगा। फिलहाल क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना, वोटर आईडी कार्ड बनवाने में परेशानी है, उसको करेक्शन अगर करवाना हो तो भी परेशानी है, तो इसके लिए एक अलग फिर से कोई डेवलप जो है सिस्टम को विकसित किया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं रिवीजन के ऊपर, देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। विहान तल्या विकास ने प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपके बेंगलुरु के रहने वाले हैं। विहान तल्या विकास कहाँ के हैं, ये बेंगलुरु के हैं और केवल इनका एज अगर देखा जाए तो ये केवल 10 साल के बालक है, 10 साल के बच्चे हैं ये, लेकिन इनकी उपलब्धि कितनी बड़ी है। इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर क्यों दिया गया है, इन्होंने बेंगलोर से बाहर श्री कृष्ण के साथ एक मकड़ी की जो इन्होंने तस्वीर को खींचा है, इसके कारण इनको दिया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में ही क्या किया है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, ओके, यानी मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इसकी थीम थी, ओके। कहां पर इसका उद्घाटन किया है, बेंगलुरु में। नाउ सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्या किया है, एक प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है। लीला ओमचरी का नई दिल्ली में निधन हो गया है, ये कौन थी, तो ये शास्त्रीय संगीतकार रही हैं, शास्त्रीय संगीतकार लीला ओमचरी, शास्त्रीय संगीतकार। ओके, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोणमैली में क्या किया है, इन्होंने एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है। इसके अलावा रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो है ये जारी की गई है। इसके तहत जो लग्जरी घर होते हैं उसकी कीमत को बढ़ाने में अगर देखा जाए तो मुंबई, यहाँ पर जो आपका मुंबई है यह आपके 4th पोजीशन पर है। तो नंबर 1 पर कौन है, नंबर 1 पर आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला नंबर 1 पर है। 2nd पोजीशन पर आपका दुबई है एंड 3rd पोजीशन पर आपका संघाई, ओके, 3rd पोजीशन पर है। अगर सबसे लास्ट पोजीशन देखा जाए 46th पर कौन है, तो ये आपका सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को, ओके। चलिए, भारत और श्रीलंका के बीच में ESTA समझौता, यानी EST का मतलब होता है आपका आर्थिक और प्रौद्योगिकी जो समझौता की गई है, ECTA पर 12वें दौर की वार्ता जो है संपन्न की गई। किसके किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। अब यहाँ पे समझना ये है श्रीलंका का
एक और इसके रिगार्डिंग न्यूज को ध्यान रखिएगा, श्रीलंका ने भारत सहित 7 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश दे दिया है, इसकी अनुमति दी गई है, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 31 मार्च 2024 तक यह आपका लागू रहेगा। इसके अलावा दूसरा देश थाईलैंड हो गया है, इसने भी क्या किया है, भारत को वीजा मुक्त आज और प्रवेश की अनुमति दे दी है। 6 महीने तक इसने किया है, इसने 10 नवंबर से 10 मई तक इसने लागू किया है, भारत को दिया है, प्लस वो ताइवान को भी दिया हुआ है। इसके अलावा श्रीलंका के बारे में एक इंफॉर्मेशन और है कि हिंद ओशन यानी आपका जो इंडियन ओशन है रिम एसोसिएशन, ओके, क्या बोला जाएगा, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसका जो अध्यक्षता है वो श्रीलंका को सौंपी गई है। और इसमें अगर देखा जाता टोटल इसके 23 देश हैं, यानी हिंद महासागर से सटे हुए जो भी देश हैं वो इसके सदस्य हैं, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन ने CBDT संधि के रूसी समर्थन को रद्द करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है। CBDT यानी कॉम्प्रिहेंसिव बैन, ओके, DT CBDT कॉम्प्रिहेंसिव बैन, ये है आपका ट्रीटी यानी परमाणु के पर जो क्या बोल सकते हैं, एक परमाणु प्रतिबंध जिसको हिंदी में बोल सकते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव का हिंदी मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है, व्यापक, ओके, ये ध्यान रखिएगा, जो परमाणु प्रतिबंध किया गया है, ओके, परमाणु प्रतिबंध समझौता किया गया है, ट्रीटी की गई, इसी संधि के रूसी अनुसमर्थन को रद्द करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया गया है। इस पे साइन तो बहुत पहले हुआ है, लेकिन इस पे कोई काम सही ढंग से नहीं चल रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, 28 देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो टोटल कितने देश हैं इसमें, 28 देश हैं, यानी 27 देश हैं, प्लस इसमें EU यानी यूरोपियन संघ। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मनोरंजन मिश्रा को RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, 2 नवंबर को। कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है, कोलकाता में। टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के MD एंड CEO दीपेश नंदा। किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है, नंदिनी दास को। फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा, सऊदी अरब कर रहा है। किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है, इंग्लैंड के हैं। किसने नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत और किसने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, संयुक्त अरब अमीरात। कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे, साइमा वाजेद, जो कि ये साइमा वाजेद कौन है पता है, बांग्लादेश की जो हमारी प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, उनकी बेटी है साइमा वाजेद, ठीक है। किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है, गोवा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है, बेंगलुरु में। वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर है, मनीला। वैश्विक आवास मूल्य मैंने भी बताया, मनीला फर्स्ट है, दुबई सेकंड है, और आपका संघाई थर्ड है, मुंबई का पोजीशन 4th है। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया जाएगा, लेवेंडर का नाम आ जाए तो जम्मू कश्मीर सीधा आंसर करके आइएगा। किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया, वानखड़े स्टेडियम में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है, तो हमारी कौन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। किस देश ने 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, चीन ने। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है, नंदिनी दास को, ओके। नाउ और इनकी बुक कौन सी थी, कोटिंग, और विजेता इनकी पहली पुस्तक है, इसको भी ध्यान रखना है। कम टू द, हम लोग देख लेते हैं आज के MCQs क्या क्या हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने की घोषणा की है, ऑप्शन दिया गया फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिलीपींस। नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन को छोड़ दें, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट है, एडल गिव ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2023 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानवीर का खिताब किसने बरकरार रखा है, अजीम प्रेमजी, शिव नादर, मुकेश अंबानी, निखिल कामत। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, शिव नादर। सेकंड पोजीशन पर अजीम प्रेमजी, थर्ड पोजीशन पर मुकेश अंबानी, और ये सबसे कम उम्र के हैं, सबसे कम उम्र के निखिल कामत। कम टू द नेक्स्ट,
भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। कम टू द नेक्स्ट। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अक्टूबर में गिरकर कितना हो गया है? 58.4, 69.4, 48.4, 38.4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58.4। 58.4। कम टू द नेक्स्ट। नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र नेपाल के किस जिले में था? सुनसरी, भक्तापुर, जाजरकोट, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाजरकोट। इसके साथ नेपाल के भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कौन कौन हो जाएगा? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम एंड सिक्किम के बाद और क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट। उस इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसे चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। इमेच्योर, इनकोर, सिलेक्शन, इमेनेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकोर। इनकोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की घोषणा के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निम्नलिखित में से किस देश में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो कहां खोल रहा है? यह संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में खोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना शुरू की है। यह कब तक खुला रहेगा? ऑप्शन है 31 जनवरी 2024, 1 मार्च 2024, 31 अप्रैल 2025 एंड 12 दिसंबर 2025। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 31 जनवरी 2025। एंड कम टू द लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत आयरन डोम रक्षा प्रणाली का भारतीय संस्करण विकसित करेगा। ऑप्शन है प्रोजेक्ट नेत्र, प्रोजेक्ट निशांत, प्रोजेक्ट लक्ष्य, प्रोजेक्ट कुश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश, डी इज योर राइट आंसर। नाउ आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी आप लोग के पास डाउट्स होंगे, आप लोग कमेंट्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने को सुझाव देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।